हेलो बच्चों। हेलो गाइस। मैंने मैथ्स का आपको लेक्चर कराया था पूरा, मतलब पूरा पॉलिनोमियल फिनिश हो चुका है मैथ्स का। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। आज हम 10th क्लास का बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेस। क्या? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस सबने सुना होगा। मैं बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा ताकि कभी भूलो ना। और पूरी प्रेजेंटेशन मैंने मेहनत से बनाई है, अलग अलग स्लाइड्स, अलग अलग साइडों से मैंने कुछ कुछ इमेजेस लिए हैं, उनको अटैच करके एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है। तो वो ध्यान से देखना, सब कुछ है इसमें, सब कुछ कवर कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। एक मिनट, स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रही? देखो बच्चों, हैंग हो रहा था और प्रेजेंटेशन चल रही, सुनो। क्राइटेरिया टू डिजायर वेदर समथिंग इज अलाइव। क्या क्राइटेरिया? देखो, जो लाइफ प्रोसेस होता है ना, वो खाली लिविंग थिंग्स पे ही बेस्ड होता है। लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल, वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो प्लांट का लाइफ प्रोसेस भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ और दोज आर लिविंग थिंग्स, उनका लाइफ प्रोसेस हम मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू वेदर समथिंग इज अ लाइव मूवमेंट, ऑल लिविंग थिंग्स मूव विद, हाँ। देखो, जो लिविंग थिंग्स, मतलब जो चीज बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मूव कर सकती है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये बंदा जिंदा है या मरा हुआ है? मतलब ये चीज जिंदा है या मरी हुई है, हम कैसे डिसाइड करते हैं? जो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, मान लो ये पेन है, ये फोन है, ठीक है, ये फोन लिविंग थिंग है या नहीं है? ये फोन लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि मैं ये, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, 10 साल तक भी रखा रहेगा तो ये अपनी जगह से खुद मूव नहीं हो सकता, जब तक हम इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या कुछ नहीं लगा सकते। बट जो हम लोग हैं, हम, मैं अपना हाथ खुद मूव कर रहे हूं, मैं अपना मुंह चला रहा हूँ, चश्मा, मतलब जो इंसान, इवन प्लांट्स भी मूव करते हैं, बट वो नेक्ड आई से सीन नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलाइव नहीं है। ये ऐसी चीज जो खुद मूव कर सके विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के, इस क्राइटेरिया से हम डिसाइड करते हैं कि वो अलाइव है या नहीं है। देखो, सम मूवमेंट आर इजिली विजिबल लाइक मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। कुछ हमें चीजें हम खुद ही विजिबल कर लेते हैं, मतलब बॉडी पार्ट, जैसे पंछी उड़ता है, हमने उनके पंखों से मूव कर लिया कि वो अलाइव है। फिश को देखा, अपनी टेल हिला रही है, तो वो अलाइव है। द मॉलिक्यूलर मूवमेंट सेल एंड टिश्यू नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, बट जो प्लांट, हाँ, ये बताता हूँ पहले क्या है। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जितने भी सेल्स के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं और टिश्यू होते हैं, वो नेसेसरी हैं लाइफ प्रोसेस के लिए। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, समझे? जितने हमारी बॉडी में एक दिन में सेल मरते हैं, उसके 4 गुना सेल्स हम जनरेट, रीजनरेट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स, मतलब डेली बेसिस पे कितने सेल्स जनरेट होते हैं। एक, देखो, मैंने देखा गूगल पे, एक एवरेज मैन की बॉडी में ना 30 to 40 मिलियन, ट्रिलियन सेल्स होते हैं। मिलियन नहीं, ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जो एक एवरेज हेल्थी इंसान होता है। ठीक है। तो देखो, आगे देखो, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ये चेंज क्यों नहीं हो रही, हैंड क्यों हो रही है इतनी? देखो, लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। बिगनिंग जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस की, बिना किसी देरी करते हुए।
देखो लाइफ प्रोसेस ऑर्गेनिज्म शोज मैनी प्रॉपर्टीज, ये देखो ये लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म शोज मैनी प्रॉपर्टीज सच एज मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड ऑन अर्थ बट विजिबल मूवमेंट्स इज नॉट डिफाइन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ बिकॉज अ प्लांट मे नॉट ग्रो विजिबली एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट अ विजिबल मूवमेंट। ठीक है, वो ये कह रहा है कि किसी भी चीज की विजिबल मूवमेंट, हम जो नेक टाइप से देख रहे हैं हमें विजिबल मूवमेंट वो डिसाइड नहीं करती कि वो बंदा मतलब वो चीज अलाइव है या नहीं है। क्योंकि प्लांट जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो प्लांट जो है वो अपनी मूवमेंट को बहुत धीरे धीरे करते हैं। अगर वो सनलाइट की जैसे उनको आपने देखा होगा, आपने कई प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट की तरफ ऐसे बैंड हो जाते हैं, अपनी लीव्स को भी थोड़ा सा मतलब पूरी टहनी को ऐसे बैंड कर लेते हैं सनलाइट की तरफ। क्यों? वो अलाइव है, वो मूव कर सकते हैं, बट हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनकी मूवमेंट को हम नेक्ड आई से अपनी आंखों से इजली नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे वायरस हो गया, वायरस क्या होता है, वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट जब वो बाहर होता है इंसान मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर होता है, वो एक होस्ट की तरह रिएक्ट करता है। जब वो ह्यूमन बॉडी के बाहर होता है तो वो एक डेड कहलाता है, बट वो जैसी ही ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो ह्यूमन बॉडी के ही सेल्स को, ह्यूमन बॉडी के ही फूड को, न्यूट्रिशन को यूज करके उसको अपने आप को अलाइव रखता है। तो वो मतलब बाहर है तो वो एक तरह से डेड है, इसलिए बोलते हैं जैसे कोरोना वायरस को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। समझे, वायरस को खत्म करना इतना इजी नहीं होता क्योंकि वो रैपिडली ग्रो होता है, और जैसे जैसे ग्रो होता है पर वो वीक भी होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब वो मूव करता है तो। देखो लाइफ प्रोसेस क्या है, सबसे पहले पूरा देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर हैविंग सेल्स। देखो सेल्स टिश्यू बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सबसे पहले सेल्स होते हैं, सेल्स से मिलकर एक टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर पूरा एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स, एक्सेट्रा। ठीक है, और उससे पूरा हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है। ऐसे ही प्लांट्स में होता है, पहले सेल्स होते हैं, फिर टिश्यूज होते हैं, फिर ऑर्गन होता है, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैविंग टिश्यू सेल्स एंड ऑर्गन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। लिविंग स्ट्रक्चर मे बी ब्रेक डाउन एंड दैट सो दे मस्ट बी रिपेयर्ड। ये क्या कहना चाह रहा है, जो लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं उनका कहने का मतलब है इन्वायरमेंट की वजह से, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ये ब्रोक भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर बहुत ज्यादा भी सर्दी पड़ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा भी, मान लो प्लांट है, बहुत तेज आंधी आ जाए तो वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। कई बार तो अगर वो बहुत ज्यादा तेज आंधी है, वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो वो टूट जाता है। बट किस अगर आंधी की स्पीड थोड़ी सी कम है और वो सर्वाइव कर, जो टिश्यू उसके ब्रेक होते हैं तो वो क्या करता है, खुद से ही रिपेयर करता है। और खुद से रिपेयर करने के लिए हमारे ह्यूमन बॉडीज में व्हाइट ब्लड सेल्स का यूज होता है, WBC जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे अगर आपको छोटी सी चोट लगी, हाथ मान लो आपका कट गया, तो क्या होगा, आपको अगर ज्यादा चोट लगी होगी तो आप बैंडेज के लिए जाएंगे, एक्सटर्नल मेडिसिन का भी यूज करेंगे। जैसे अगर हल्का सा कट लग गया तो आप क्या करते हैं कि बैंडेज वैंडेज इतना इजीली यूज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में इतनी पावर है कि वो हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो हमारे बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया से लड़के दोबारा से स्किन को रीजनरेट कर देंगे। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। स्लाइड दिक्कत कर, दिक्कत कर दी है यार, ये तो आज। अब देखो बच्चों, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस आर मेंटेनेंस प्रोसेस टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस एक क्या कहना चाह रहा है, मेंटेनेंस है किसकी, बॉडी की, ताकि वो प्रिवेंट कर सके ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ताकि जो हमारी बॉडी के ऑर्गेनिज्म है उनको प्रिवेंट कर सके, ब्रेकडाउन होने से मतलब उसको डैमेज होने से रोक सके। पूरा
एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, हम कैसे मतलब अपनी बॉडी को बचाते हैं, कैसे हम हमारे को एनर्जी में बोल रहा हूँ मैं एनर्जी कहाँ से आ रही है, खाना खाने से आ रही है, खाना कहाँ से आ रही है, ये ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, ये सब बताऊंगा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, फॉर दिस एनर्जी इज नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। और हमें एनर्जी की नीड कहाँ से पड़ती है? आउटसाइड से। जो मेन सोर्स है ना एनर्जी का, जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो सनलाइट है। विदाउट सनलाइट इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सनलाइट, एयर और वाटर, तीन मेन सोर्सेस हैं एनर्जी के। तीन मेन सोर्सेस, आप कोई भी चीज उठा के देख लो इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, उसका डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन सनलाइट से होगा ही होगा। डायरेक्ट, क्योंकि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होने का मतलब है सनलाइट। सन सिंस लाइफ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, लाइफ डिपेंड होती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ द फूड आर कार्बन बेस्ड। जितने मतलब ज्यादातर फूड्स में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। या ये फिर हैंग हो रही है यार। देखो लाइफ में से क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है बॉडी में बहुत छोटे 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 पार्ट्स में, क्विकली ब्रेक डाउन होता है और ये फाइनली कन्वर्ट करता है यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो सेल्स होते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, अब सारा खाना तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं। मान लो हमने एक बर्गर खा लिया, या हमने कुछ ऐसे ही एक्सटर्नल मतलब कोई चीज फूड ही खाया, तो फूड में जितने न्यूट्रिशन कार्बन, जितने कार्बन, न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन्स चाहिए होंगे वो हमारी बॉडी ले लेगी, और रेस्ट ऑफ द वेस्ट होगा वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर कर देगी। ये सब बताऊंगा कैसे होता है, माउथ से लेकर पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम तक, सब वेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं छोटा छोटा ब्रीफ दे रहा हूँ। और देखो आप कभी ऐसा नहीं है, अब अगर आपका डेली रूटीन 3 रोटी खाने का है तो आप 3 रोटी ही खाओगे। मान लो एक दिन आप शादी में गए, हम पार्टीज में जाते हैं, देर भर भर खाते रहते हैं, हमने बहुत सारा खा लिया, तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी एक बारी में पूरा प्रोटीन या विटामिन को ऐसे यूटिलाइज कर लेगी। नहीं, हमारी बॉडी को जितनी हैबिट होगी वो उतना ही लेगी, और उसके बाद बचा हुए को एक्सक्रेशन में, वेस्ट में डाल देगी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं अगर आपको अपनी डाइट को बढ़ाना है तो एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करना होता है, ताकि वो मसल्स को ब्रेक डाउन करे, और धीरे 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 जो हम डाइट बढ़ाएंगे वो हमारी मसल्स बॉडी में एज अ एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी की नीड भी ज्यादा। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन से हम क्या आइडिया लगाते हैं? देखो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, जो खाना हमने खाया उसमें, खाने में हमें प्रोटीन एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कैसे मिलेगी? खाने में से हम विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब चीजें निकलेगी। और ये जो पूरा प्रोसेस, पूरा जो ये प्रोसेस है ना, खाने से लेकर मतलब ये पूरा एनर्जी न्यूट्रिशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। देखो सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल टू ऑब्टेन इनऑर्गेनिक सोर्स सच एज CO2, वाटर, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ। ये कहाँ से आ गया? न्यूट्रिशन की डिफाइन क्यों नहीं आ रही इसमें? हाँ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। देखो स्लाइड चेंज हो गई थी। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड बॉडी टू द इनसाइड। मैंने ऐसे ही बताया आपको, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि एनर्जी को, एनर्जी सोर्स को ट्रांसफर करता है, जैसे फूड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड। इसको हम, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। इट इज नीडेड फॉर द बॉडी ग्रोथ। ये हमें क्यों क्यों जरूरत है? बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरत है, डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन के लिए जरूरत है, एंड सम अदर सब्सटेंसेस के लिए भी जरूरत है। इवन थ्रू वी आर इनएक्टिव एनर्जी नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑर्डर ऑफ आवर बॉडी। हमें, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे ना, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, मैं बोलूँ आप सोए रहो, आप बोलोगे मैं तो सोया रहूंगा, तब भी आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। तब भी आपको, क्यों? क्योंकि आप सोए रहोगे तो भी आपके जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। हार्ट कभी भी बंद नहीं करता अपना काम। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो समझो खल्लास, उसको एनर्जी की नीड है। ठीक है।
तो हम अगर इनएक्टिव स्टेट में भी हैं तो भी हमें एनर्जी की नीड है। इस प्रोसेस को हम पूरे को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन बोलते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड फ्रॉम मटेरियल। देखो अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली ले लेते हैं फूड। उनको जैसे हम क्या है, हम डायरेक्ट सनलाइट खा के क्या जादू थोड़ी है हम सनलाइट खाएंगे और एनर्जी आ जाएगी? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, जो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलके जो प्रिपेयर होती है चीजें उनको इनडायरेक्ट वे में लेते हैं। जैसे बीट है, बीट को भी हम डायरेक्टली ईट नहीं कर सकते न, क्यों? क्योंकि पहले हम उसको बीट से आटा बनाते हैं, आटे से हम उसकी रोटी केमिकली रोटी बनाते हैं और फिर उसको केमिकली बर्न करके उसको बनाया जाता है, तब हम वो हमारे खाने लायक होती है। तो सम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सनलाइट से वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड material obtained from inorganic source such as CO2, water, they are called autotrophs. Even green plant and some bacteria or some organism directly or indirectly depend on autotroph for nutrition. हम directly और indirectly एक तरीके से plants पे depend, अगर अर्थ पे plants नहीं होंगे तो human survive नहीं कर सकते। अर्थ से हमें मेडिसिन मिलती है, अर्थ से सॉरी प्लांट से हमें मेडिसिन मिलती है, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हम प्लांट पे डिपेंड हैं। और विदाउट प्लांट्स आई थिंक अर्थ पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और प्लांट की देखभाल करें। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर, एक मिनट, देखो बच्चे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? इट इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म, अभी बताया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि प्लांट, प्लांट अपना खाना किस तरीके से बनाता है, उस प्रोसेस को हम पूरे को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। आपने बहुत बार सुना होगा, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट CO2 वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, सब बताऊंगा, अभी रुक जाओ। इट्स अकर्स इन ऑटोप्लाइल ग्रीन प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आगे लिखी हुई है आपके आगे रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, जब 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 12 पेन का रख दिया इसका, 12 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, और 6 CO2 और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट इमीडिएटली आते। अब स्टार्च क्या होता है? आपने देखा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टार्च क्या काम करता है? स्टार्च ग्लूकोज को बोलते हैं, ठीक है? ग्लूकोज की फॉर्म को ही स्टार्च बोलते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये स्टोर कहाँ करता है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आप 2 दिन भूखे रह सकते हो, 3 दिन भी भूखे रह सकते हो, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारी बॉडी हम खाना खाते हैं वो कुछ खाने को ना स्टोर कर लेती है अपने लिए, ठीक है? जैसे जब हमें जरूरत हो, मतलब आपने देखा होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको भागना है, तेज भागना है, आप भाग लोगे, ठीक है, थोड़ी देर तक, फिर आपकी सांस फूल जाएगी, और वही मैं आपके पीछे का एक डॉगी उसके बात पटवा दूं तो आप 2 किलोमीटर और भाग जाओगे। क्यों? क्यों? वो एनर्जी कहाँ से आ गई? फिर आपकी एनर्जी तो सारी खत्म हो चुकी थी। वो एनर्जी वहां से आई जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होती है। फिर ऐसी सिचुएशन में बॉडी क्या करती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज करती है और हमें प्रिवेंट करती है, ठीक है? तो इस ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में क्या होता है, देखा होगा आपने, अगर 2-3 दिन धूप ना आई, आंधी आई, तूफान, तब भी प्लांट्स क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं, मतलब अलाइव रहते हैं। वो किस पे रहते हैं? क्योंकि वो अपनी बॉडी में स्टार्च को भी स्टोर करके रखते हैं। इट्स सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व, देखा लिखा ना इसमें, इट्स सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन आवर बॉडी। एनर्जी और इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में। समझ आया? ये प्लांट्स स्टोर करते हैं। अभी बताऊंगा कि हम कैसे पता लगा कि हमें प्लांट्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, इसके एक्सपेरिमेंट भी है।
ये फिर हैंग हो गया। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अब मैं बताऊंगा जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, दिक्कत बन गया। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीड अंडर द माइक्रोस्कोप, ये एक माइक्रोस्कोप से देखी हुई लीड है। मैं सबके फंक्शन बताऊंगा, ये मिड्रिड क्या करता है, लेमिना और लीफ ब्लेड क्या होती है, वेन क्या होते हैं, फ्लोएम एक्साइलम वेस्कुलर बंडल क्या होता है। सबसे पहले सुनना मिड्रिड का क्या काम होता है। मिड्रिड क्या है, मिड्रिड एक ना, जैसे आपने देखा होगा, अब मान लो हर इंसान के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मतलब अगर आपके आगे खाना रख दिया तो आप डायरेक्ट तो खा नहीं लोगे, अपने हाथ को तो मूव करोगे ना उसको अंदर पेट में डालने के लिए। ऐसे ही क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है लीफ पे, तो ये मिडरेट क्या काम करता है, मिडरेट क्या करता है, लीफ को ऊपर उठाने का काम करता है, मतलब सपोर्ट देता है एक तरह से, और सनलाइट इसको अपर डायरेक्शन में सनलाइट की तरफ मूव करता है। ये फंक्शन होता है किसका, मिडरेट का। ये क्या करता है, लीफ को अपर पोजीशन में करता है और ये लीफ को मजबूत रखता है ताकि आंधी तूफान आए तो इजिली ब्रेक ना हो जाए। अब लेमिना और लीफ ब्लेड क्या काम करते हैं, ये जैसे सनलाइट को लेने का काम करते हैं, फोटोन फोटोन लेते हैं कहाँ से, सनलाइट से। और ये क्या करते हैं, यूटिलाइज मतलब प्रॉपर फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, फूड बनाने में भी हेल्प करते हैं। फूड सही लिखा है, देखो अब मैं इसको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ ताकि आप भूलो ना। क्या था ना मेरा, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट or help in produce food, sorry, eraser का interruption, eraser, वैसे ही छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, interruption, eraser पेन देखिए, eraser, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प इन प्रोड्यूस फूड, छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि याद है, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्ट्रॉम्स लिख दो, आंधी तूफान। और क्या करता है, हेल्प मूव अपर डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन में मूव करने के लिए भी काम करता है लीफ को। थोड़ा छोटी है जगह इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी समझ तो आ रहा है। अब ये फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं, फ्लोएम और जाइलम एक वेस्कुलर बंडल होता है किसका, फ्लोएम वेसल्स का और जाइलम वेसल्स का। फ्लोएम काम करती है ये पानी और खाना पहुंचाने में काम करता है, ठीक है, प्लांट्स में। अब वेक्सी कटल क्या होता है, ये देखो वेक्सिकटल क्या होता है, ये अपर एपिडेमिक्स भी बोला जाता है। ये एक लेयर होती है, प्रोटेक्ट करती है, जैसे हमारे सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे प्लांट में भी एक लेयर होती है सबसे, ये एपिडेमिक से भी ऊपर लेयर होती है, ये एपिडेमिक लेयर से भी ऊपर लेयर होती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बाहरी चीजों से, किसको, प्लांट्स को, ठीक है। प्रिवेंट वाटर, और वाटर लॉस से भी प्रिवेंट करती है ताकि पानी भी ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। इसको हम हाइड्रोफोबिक लेयर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है अपर एपिडेमिक्स। अपर एपिडेमिक्स हमें पता ही है, ये भी प्रोटेक्शन के ही काम आती है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट को, और ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो कलर होता है ना लीफ का, ग्रीन कलर का, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। आगे समझ। इनमें एयर स्पेस भी होता है। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ना, अब गार्ड सेल क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, गार्ड सेल, ये गैसेस को भी एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, खुल जाते हैं, गैसेस अंदर आती है जितनी गैसेस चाहिए, फिर ये उसको बंद कर देते हैं जब इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग टाइप से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हम रेस्पिरेशन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, प्लांट गार्ड सेल के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, फिश लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। मतलब हर गैसेस एक्सचेंज, अमीबा जो है वो भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब हर जो
इस अर्थ पे लिविंग है वो गैस एक्सचेंज करके ही सरवाइव करेगा। ठीक है। और अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लीफ एंड ऑक्सीजन एंड एक्सेस टू वाटर। ठीक है। ये क्या करते हैं, जब गार्ड सेल्स क्या फंक्शन करते हैं, ये ना पानी अपने अंदर भर लेते हैं। जब ये पूरे फूल जाते हैं ना तो ये खुल जाते हैं, और जब ये पूरे श्रिंक हो जाते हैं, पानी लॉस करते हैं, तो ये बंद हो जाते हैं। देखो आगे आएगा। ये लोग क्लोरोफिल का पढ़ते हैं पहले। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। It we observe a cross section of a leaf under a microscope, we can see easily contain green dot-like structure called chloroplast, which contain chlorophyll. सामने बोला है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीफ में, अगर हम माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करें तो जो डॉट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। देखो ये आपको दिख रहा होगा। अभी आगे इसका बड़ा भी है एग्जांपल। ये वेक्सिकटल बता दिया पर ये मिसोल क्या है, बीच की लेयर्स को बोलते हैं हम मिसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल। ये सब बताने की अभी जरूरत भी नहीं है। ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो हमेशा आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। ये बात याद रखना, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। ये इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है और आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस समझ लो, ये सेल के अंदर ही पाया जाता है। और मेसोफिल क्या कहते हैं? इंटरनल ग्राउंड टिश्यू लोकेटेड बिटवीन द टू एपिडर्मिस। हाँ बस वही बताया, दो एपिडर्मिस के बीच में इंटरनल ग्राउंड के लिए मदद करता है। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब डायग्राम में देख लो ना अच्छे से। ये सब ये देखो गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? श्रिंक। जब ये पानी भरेंगे तो ऐसे खुल जाएंगे, और जब ये श्रिंक होंगे तो ऐसे बंद हो जाएंगे। Autotrophic initiation event in photosynthesis, absorption of light energy to chlorophyll convert the chemical energy and plate of water molecules and कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए तीन मेजर रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 नाइट में लेते हैं, इसलिए बोलते हैं जो डेजर्ट प्लांट हो गए जैसे कैक्टस हो गए है हार्मफुल होते हैं। डेजर्ट प्लांट क्या, हर एक प्लांट रात में कभी भी प्लांट के नीचे नहीं बैठना चाहिए। बोला बोला जाता है ना, क्यों क्यों? रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, समझे? दिन इसलिए कहते हैं कि रात में प्लांट के नीचे नहीं बैठना चाहिए, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। और ये क्लोरोफिल दूर। अभी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस का। हमने एक लीफ लिया है, ठीक है, उसको डार्क रूम में रख दिया। मतलब हमें चेक करना है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। हमने डार्क रूम में रख दिया ताकि उसके अंदर जितना भी खाना है स्टार्च है वो 3 दिन तक उसमें यूज हो जाए, वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है। अभी बताया था स्टार्च क्या होता है। इसको सनलाइट में रखा 6 घंटे के लिए। उसके बाद हमने दोबारा से सनलाइट में हमें क्यों रखा उसको? ताकि वो दोबारा से स्टार्च को प्रिपेयर कर सके। पर्क का लीफ ग्रीन एरिया इट ट्राइज ऑन द पेपर, डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर में फ्यू मिनट्स के लिए डाला अल्कोहल इन द बीकर। बीकर में अल्कोहल लिया, उसको वाटर में उसको बॉईल किया। पढ़ लेना, बिल्कुल बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने उसमें डाइल्यूट आयोडीन डाला। जो आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर है वो टर्न्स हो गया किसमें? जहां जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां वहां पे वो क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो इसमें क्या क्या पता लगता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है किसमें? प्लांट में। और ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी बहुत ज्यादा इंसेंशियल है। और जो क्लोरोफिल किस में डिसॉल्व हो गया? अल्कोहल में। अल्कोहल क्या हो गया? टर्न्स ग्रीन। ऑटोट्रॉपिक इनिशिएशन, gases exchange occur in the leaf through stomata for photosynthesis बता चुका हूँ। during the much water also stomata, so plant closes stomata when it does not need। प्लांट जब CO2 की नीड नहीं होती, जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड। कोडिंग स्टार्ट होने के बाद स्क्रीन के नीचे चलो देखो बच्चों, करते हैं इसको। हेलो। एक्सपेरिमेंट टू शो that CO2 is essential for photosynthesis। इस एक्सपेरिमेंट में हम बताएंगे कि CO2 क्यों essential है फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब खाना बनाने के लिए प्लांट्स को CO2 की जरूरत क्यों है। ठीक है। CO2 की जरूरत क्यों है? पहले तो हमें दो हेल्थी पॉट लेने सेम साइज के, दोनों को 3-3 दिन के लिए कमरे में रख देना है डार्क रूम में। क्यों रखना है? ताकि उसका स्टार्च जो भी प्रेजेंट है उसमें वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। नाउ प्लेस एक प्लांट को। ठीक है। एक प्लांट के को ना वैक्यूम में रख के उसके अंदर KOH डाल देना है। केओ
हाइड्रोक्रेज को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये किस लिए यूज होता है, ताकि जितनी भी CO2 है प्लांट्स के अंदर वो सारी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कवर द बोथ प्लांट विद सेपरेट जेल, मतलब वही वैक्यूम में रख दिया जेल में, मतलब ताकि वो CO2 को बाहर से ना ले पाए। ठीक है, यूजिंग वैसलीन सील द, ठीक है, जार को सील कर दिया ताकि ये अंदर ना जा पाए। कीप द सनलाइट 2 घंटे के लिए दोनों प्लांट्स को किस में रख दिया, एक में हमने KOH डाला है और एक में KOH नहीं डाला है, दोनों प्लांट को हमने रख दिया किसके अंदर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब क्या किया, टेस्ट द लीफ फ्रॉम बोथ द प्लांट यूजिंग आयोडीन, दोनों के प्लांट से थोड़ी देर बाद पक पक एक एक लीफ ले ली। लीफ ऑफ द प्लांट, लीफ ऑफ द प्लांट kept without KOH turned blue, it indicates the presence of charge। जो लीफ विदा KOH की थी, मतलब एक दूसरे प्लांट की जिसमें हमने KOH नहीं डाला था, उसमें जब हमने आयोडीन डाला तो वो टर्न हो गई ब्लू में, और जिसमें KOH था वो टर्न ब्लू नहीं हुई। तो इससे क्या पता लगता है आयोडीन के ब्लू कलर होने से, कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट CO2 फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। देखो अगला आता है न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए। ठीक है, मतलब जैसे कि हम क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्यों, हम किसी और पे डिपेंड है खाने के लिए, हम खाना खुद, हम डायरेक्ट बीज जो होती है वो भी नहीं खा सकते, मैंने आपको बताया था। सम ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड फंगी लाइक बैक्टीरिया मशरूम लाइक एनिमल। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक, कुछ ऑर्गेनिज्म फूड को आउटसाइड द बॉडी ही ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, मशरूम हो गया। एक तरह की फंगल इन्फेक्शन जो होती है, फंगस जो होती है वो क्या करती है, जैसे दही, दही में भी फंगस मतलब एक टाइप का वो यीस्ट प्रोडक्शन ही है। तो क्या है ये आउटसाइड द बॉडी अपना क्या कर देते हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। बट जो एनिमल्स है, हम क्या करते हैं, पूरी रोटी खाते हैं, मतलब रोटी की एक बाइट खाते हैं, तो जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन अंदर होता है। बताऊंगा कैसे कैसे बॉडी पार्ट्स में कौन प्रोटीन के कौन प्रोटीन के लिए काम आता है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। सम ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, और कुछ क्या करते हैं, टेक फूड ले लेते हैं ऑर्गेनिज्म से बिना उनको मारे, बिना किसको मारे, जैसे पैरामीशियम हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड यार फिर अटक गई। अब बताता हूँ क्या होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। एमीबिया का क्या फंक्शन होता है, पैरामीशियम का क्या फंक्शन होता है। एमीबिया क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पर पैरामीशियम क्या है, मल्टीसेलुलर है। एमीबिया क्या करता है, जहां से उसका कोई एक फिक्स माउथ नहीं है, जैसे एमीबिया आपको दिख रहा है, जहां पे उसका मतलब जिस टाइप उसका फूड होता है वो उसी साइड अपना मुंह खोल लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके मुंह को सूडोफीडिया, क्या बोलते हैं, हाँ सूडोफीडिया बोलते हैं ना, सूडोफीडिया, हाँ सूडोफीडिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, सूडोफीडिया के थ्रू क्या करता है, अपनी सरफेस पे जैसी फूड को दिखता है वो उस साइड मुंह खोल लेता है और फूड पार्टिकल को फटाफट अंदर कर लेता है। जो क्या करता है, फूड वैक्यूल जो काम होता है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है उसके, एमीबिया में। डिफ्यूज इनटू द, देखो लिखा है ना, इन फूड ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर वंस एंड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में तोड़ देते हैं, डिफ्यूज कर देता है। अनडाइजेस्टेड मल्टीपल सेल सरफेस एंड थ्रोट, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो मूव हो जाता है सेल सरफेस पे और वो उसको बाहर निकाल देता है। पेलमिशियम टेक फूड इन अ स्पेसिफिक स्पॉट, इसका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, जैसे इंसान का मुंह होता है ऐसे इसका एक स्पेसिफिक स्पॉट है जिसको हम सीलिया बोलते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होता है, कवरिंग होता है सेल से। इतना ही पढ़ लो। इसके आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आगे प्लांट्स का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बताऊंगा क्या होते हैं। और उसके बाद एनिमल्स का करेंगे, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, सब बताऊंगा। दिक्कत मत लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अगर कोई वीडियो पूरी देखता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, इसको आप नोट्स की तरह पर्पज से भी यूज कर सकते हो, और नहीं ऐप को पढ़ के भी याद करके भी अपने लैंग्वेज में नोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट